हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे कि आपको पता है, आज हम आपका सेकंड यूनिट सेमेस्टर थर्ड का सेकंड यूनिट स्टार्ट किया है। तो इसमें आपका जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस है। हर्बर्ट स्पेंसर के कंसेप्ट्स हैं आपके सिलेबस में। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, सोशल डार्विनिज्म एंड टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। तो सबसे पहले हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशंस की बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा बायोग्राफी देखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर की, थोड़ा इंट्रो देखेंगे, ठीक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर 1820 में पैदा हुए थे, 1903 में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये कहाँ पैदा हुए थे? एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है, इंग्लैंड में 27 अप्रैल को। स्पेंसर वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द 9 चिल्ड्रन एंड ओनली वन ऑफ द सर्वाइविंग टू एडल्ट, ठीक है। 9 चिल्ड्रन थे जिसमें से यही एक जो है सर्वाइव कर पाए थे। This was perhaps on one of the reasons why he advocated the idea of the survival of the fittest in this theory of evolution। ये अपनी theory of evolution में या जो social darwinism theory है उसमें अपनी बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें इनका यही मानना है कि जो फिट है वही सोसाइटी में क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तभी ये बोलते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने यही सोच के, क्योंकि वही एक अपने इकलौते बच्चे थे अपने पेरेंट्स के जो सर्वाइव कर पाए थे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। From 1848 to 1853 he served as a sub editor on the free trade journal The Economist during which time he published the first book Social Statics 1851 में इन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी। जब ये क्या थे, जब इन्होंने अपना टाइम जो है फ्री ट्रेड जर्नल था वहाँ पे काम किया था, द इकोनॉमिस्ट, उसमें सब एडिटर का काम किया था। तब उन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था सोशल स्टैटिक्स। और सोशल स्टैटिक्स का जो कंसेप्ट है वो अगस्ट कॉम्ट का है, ठीक है। बुक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्पेंसर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन्स बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। ये चार्ल्स डार्विन्स थे, उनसे वो इन्फ्लुएंस थे, उनके कंसेप्ट से। उनकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस हुए थे स्पेंसर। स्पेंसर आल्सो एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ लेजिस फेरी और फ्री मार्केट, जिसको फ्री मार्केट भी बोलते हैं, विच वॉज पॉपुलराइज्ड द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। वो किसका कंसेप्ट था? एडम स्मिथ का, ठीक है, उससे पॉपुलर थे, ठीक है। उसके बाद स्पेंसर आल्सो एडवोकेट, ये हो गया। स्पेंसर डाइड ऑन, अभी ये कब मरे थे? 8 दिसंबर 1903 में, ठीक है, ब्राइटन में मरे थे इंग्लैंड में एट द एज ऑफ 83 में इनकी डेथ हो गई थी। वो इमीडिएट काज क्या था डेथ का? कि उनकी हेल्थ ख़राब हो गई थी उस वजह से, ठीक है। पुअर हेल्थ एंड जनरल डिक्लाइन एग्जिबिटेड बाय ईयर्स ऑफ क्रोनिक इलनेस। His ashes was interred in Highgate Cemetery in London, not far from the grave of Karl Marx, ठीक है, याद रखना। ये थोड़े से कंसेप्ट्स हैं, ये इनका बायोग्राफी है, उसके बारे में है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मेजर आइडियाज़ की बात करें तो मेजर आइडियाज़ में क्या क्या है इनके कंसेप्ट्स? इन्होंने किस किस के बारे में बात की? सोशल एवोल्यूशन पे इन्होंने काम किया है, ऑर्गेनिक एनालॉजी पे इन्होंने बात की है, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ बताई है, घोस्ट रिलीजन पे बात की है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। CUET में तो ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं ऐसे ही कि किसने दिया। और बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी? हर्बर्ट स्पेंसर की। सोशल स्टैटिक्स की जो बुक है 1851 में लिखी थी इन्होंने। ये क्या बोलते हैं, जो कंसेप्ट है स्टैटिक्स का आपने पढ़ा है, पिछले लेक्चर्स देख लेना। अगस्ट कॉम्ट का कंसेप्ट है सोशल स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स क्या होता है, सोशल स्टैटिक्स क्या होता है, वो उधर पे बताया हुआ है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी है, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी है, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है, द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स है, एजुकेशन इंटेलेक्चुअल मॉरल फिजिकल है, द मैन वर्सेस द स्टेट है, ठीक है। ये इनकी कुछ बुक्स हैं जो इन्होंने लिखी हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मेन कंसेप्ट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन, सबसे पहली चीज़ तो एवोल्यूशन कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको सोचोगे कि अचानक से हो जाएगा, है ना। जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन इज स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ नेचर है, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता होने वाली चीज़ है एवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप रातों रात एवोल्यूशन कर दोगे, नहीं। एवोल्यूशन क्या होता है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। पढ़ते हैं थोड़ा एवोल्यूशन के बारे में। द टर्म एवोल्यूशन हैज़ इट रूट्स इन द लैटिन वर्ड इवॉल्वर। ये किससे निकला है? लैटिन वर्ड इवॉल्वर से निकला है, विच मीन्स टू डेवलप, टू अनफोल्ड, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये क्या करता है? ये डेवलप करता है, प्रकट करता है या अनफोल्ड करता है, ठीक है, चीज़ों को अनफोल्ड करता है। जो भी सोसाइटीज़ में आपको क्या देखने को मिलता है? कुछ ना कुछ विकास होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है। दिस टर्म क्लोजली अलाइंस विद द संस्कृत वर्ड विकास। ये किससे जुड़ा हुआ वर्ड है? ये विकास से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है। एवोल्यूशन मीन्स विकास, ठीक है। संस्कृत में ये इसको क्या बोलते हैं? विकास, ठीक है।
उसके अलावा अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, अब हर्बर्ट स्पेंसर क्या बताते हैं एवोल्यूशन के बारे में, वो भी इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मैटर एंड कॉन्कॉमिटेंट डेसिपेशन ऑफ मोशन। क्या बोलता है ये क्या है, एवोल्यूशन क्या है, एक इंटीग्रेशन मैटर है जो क्या है, एंड कॉन्कॉमिटेंट डिसिपेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये कॉन्कॉमिटेंट है, इसके साथ साथ चलने वाला एक मोशन है, ठीक है। ड्यूरिंग विच द मैटर passes from an indefinite incoherent homogeneity, बोलता क्या है, ये एक विच द मैटर पासिस, ये कैसे पास होता है, फ्रॉम इनडेफिनिट, जो चीज़ें डेफिनेट नहीं है, जो क्या है असीमित चीज़ें हैं, जो सही नहीं है, इनडेफिनिट इनकोहेरेंट है, होमोजीनिटी है, वहाँ से कहाँ चले जाती हैं, टू अ डेफिनेट कोरेंट हेटेरोजेनिटी, ठीक है। फिर वो क्या हो जाती हैं, डेफिनेट हो जाती हैं, जो सही है, समाज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो कोरेंट हेटेरोजेनिटी, ठीक है। एंड ड्यूरिंग विच द रिटेन्ड मोशन अंडरगोज अ पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और ये क्या है, ये आपस में क्या होता है, कहीं ना कहीं एक रिटेंड होता है, ठीक है, जिसको आप रिटेंड बोलते हो या रोक लेना, ठीक है। ऐसा पैरेलल, ये कैसे चलती है, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसी नहीं है, मैंने आपको बोला एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन जो प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हो जाएगा जी एवोल्यूशन हो गया, नहीं। एवोल्यूशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस नेचर, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते कि हम रातों रात एवोल्यूशन हो गया। आप देखोगे तो आप इसमें एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, जैसे सोसाइटीज़ की एग्जाम्पल लेके बताऊँगा, तो बहुत सी चीज़ें आप ऐसे देखते हो सोसाइटीज़ में जो सदियां बीत जाती हैं उन चीज़ों को चेंज होने में, है ना, उनके आइडियाज़ में चेंज होने में, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं एवोल्यूशन, ठीक है, जिसको आप विकास या डेवलप बोलते हो या टू अनफोल्ड बोलते हो, ठीक है। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर टू सोशियोलॉजी इज़ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। उसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हर्बर्ट स्पेंसर का, किसका, सोशियोलॉजी में, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, CUET में भी आने वाली चीज़ है, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आपको ये चीज़ें लिखनी है। He utilized the principle of physical and biological evolution in order to elaborate and explain his theory of social evolution. उन्होंने अपनी जो सोशल एवोल्यूशन की थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साथ साथ में फिजिकल और बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस की भी बात की है, ठीक है। उनके प्रिंसिपल्स, उनके जो सिद्धांत है या जिसको आप नियम बताते हो, सिद्धांत या नियम जो है, उनको भी साथ साथ में बताया है, ठीक है। इन्होंने अपना सोशल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल एवोल्यूशंस क्या है, उसके साथ साथ बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस क्या है, उसको भी बात की है, ठीक है, उस पर भी बात की है। सबसे पहले फिजिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं हम। तो फिजिकल एवोल्यूशंस की बात क्या है, बोलता है फिजिकल एवोल्यूशन इज़ अ मोमेंट, है ना, ये भी एक क्या है, मोमेंट है। मोमेंट तो आपको पता है, मोमेंट वही होती है हरकत, ठीक है। इज़ द मोमेंट फ्रॉम इनडेफिनिट इन कोरेंट सिचुएशन टू अ डेफिनिट एंड कोरेंट सिचुएशन। क्या बोलता है, जो इनडेफिनिट है, जो असीमित है ना, इनकोरेंट है जो, ठीक है, जो बेजोड़ है या सही नहीं है, इनकोरेंट से क्या होता है, सिचुएशन टू अ डेफिनिट एंड कोरेंट सिचुएशंस, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, एक डेफिनिट जो सीमित रहती है, जो सही है सोसाइटीज़ के लिए, ठीक है, वो है, ठीक है, वो वाली मोमेंट है। बिसाइड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एवोल्यूशन आर ए मोमेंट फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स एंड होमोजेनिटी टू हेटेरोजेनिटी। क्या बोलता है बिसाइड्स तो आपको पता है ना, इसके सिवाय बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, ठीक है। बिसाइड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एवोल्यूशन, अगर हम किसकी बात करें, फिजिकल एवोल्यूशंस की बात करें, आर ए मोमेंट, ठीक है। फिजिकल एवोल्यूशन किस पे बात करता है, हमेशा मैटर पे बात करता है, याद रखना, ठीक है। फिजिकल एवोल्यूशन क्या बोलता है, फिजिकल एवोल्यूशन आर ए मोमेंट, ये वो मोमेंट है, ये वो हरकत है, ठीक है, जिसको आप हरकत भी बोलते हो, अगर मोमेंट आपको पता है, ठीक है। तो ये वो मोमेंट है जो एवोल्यूशंस आर द मोमेंट फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। आप जो सिंपल चीज़ें हैं उसको वहाँ से क्या करता है, कम्प्लेक्स करने की बात करते हैं फिजिकल एवोल्यूशंस में। आप देखते हो बहुत सी चीज़ें जो है बिल्कुल सिंपल मानी जाती है सोसाइटीज़ में, जिसमें मतलब आप मानते हो ट्रेडिशनल थिंकिंग या वैसे ही माना जाता है, सिंपल मतलब जो पुराने से चलता आ रहा है, होमोजेनिटी या सेम जैसी सोच के लोग एक जैसा सोचते थे। जैसे आप देखते हो फिजिकल एवोल्यूशंस की बात करें तो आप देखते थे साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, पहले ये माना जाता था कि जो सूरज है वो क्या है, वो धरती के इर्द गिर्द घूमता है, तो वो ही सोच थी लोगों की, है ना, वैसे ही चलता था। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे ये एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट की है ना, डेवलप किया है, विकास किया है, डेवलपमेंट हम वजह से आज हम मानते हैं, हमें पता चलता है कि जो भी सोसाइटीज़ में चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ऐसा साइंटिफिकली प्रूफ हो रही हैं कि नहीं, अर्थ जो है वो राउंड लगाती है सन के इर्द गिर्द, है ना, सन तो अपनी जगह पे ही है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जो अर्थ है वो रोटेट होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं
तो वो इसको क्या है, ये इनकोहेरेंट से कोहेरेंट सिचुएशन पे लाया है फिजिकल एवोल्यूशन ने, ठीक है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ फिजिकल एवोल्यूशन स्पेंसर डेवलप 3 बेसिक लॉज एंड 4 सेकेंडरी लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अगर डेवलपमेंट की बात करें फ्रेमवर्क ऑफ फिजिकल एवोल्यूशन, स्पेंसर डेवलप 3 बेसिक एवोल्यूशन, कितने 3 बेसिक्स एवोल्यूशन बताए हैं उसने, ठीक है। 3 बेसिक लॉज बताए हैं किसके, इसके फिजिकल एवोल्यूशंस में, और एंड 4 सेकेंडरीज लॉज, उसकी कुछ ना कुछ उसने सेकेंडरीज लॉज भी बताए हैं किसके, एवोल्यूशंस के, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, द फर्स्ट लॉ क्या बताता है, 3 बेसिक्स लॉ जो है, ठीक है, वो पहले पढ़ लेते हैं। द लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी और फोर्स टेंड टू बी परसिस्ट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज, देयर इज नो इंक्रीज इन एनर्जी और फोर्स, एनर्जी और फोर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड अनअफेक्टेड बाय द एवोल्यूशनरी प्रोसेस इज सर्व एज अ कॉज ऑफ एवोल्यूशन। इनका यही मानना है कि ये लॉ क्या बताता है, बोलता है ये लॉ मतलब क्या है, नियम जिसको आप बोलते हो, ठीक है। इसके बोलने का यही मतलब है कि कोई भी चीज़ या कोई भी सोसाइटीज़ में कुछ भी चीज़ तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक नहीं उस पर कोई ना कोई फोर्स लगे, ठीक है, कोई ना कोई एनर्जी उस पर आए, ठीक है। बोलता है कोई भी जब तक नहीं बाहरी कोई, मतलब बाहरी इन द सेंस हैवी नहीं, बाहर का मीन्स के जब तक नहीं दूसरा कोई उस पर फोर्स लगाए तब तक वो क्या है, वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। चाहे वो अगर मोशन में है, चाहे वो अगर रिमेंस, अगर जैसे बोलता है एनर्जी और फोर्स रिमेंस कांस्टेंट एंड अनअफेक्टेड बाय द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इट सर्व एज अ कॉज ऑफ एवोल्यूशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसकी वजह से होती है, सोसाइटीज़ में जो भी चेंज होती है ये एवोल्यूशंस की वजह से होती है। जैसे आप देखोगे एवोल्यूशंस इन द सेंस, अगर इसके बोलने का मतलब यही है कि जब तक नहीं उस पर कोई ना कोई बाहर का असर, कोई प्रभाव डाले, कोई ना कोई फोर्स लगाए। जैसे कि आप देखोगे कोई बुक आप रख लेते हो, फॉर एग्जाम्पल टेबल पर रखते हो, तो आप देखोगे वो टेबल से तब तक नहीं जाएगी जब तक नहीं हम उस पर क्या है, आप खुद से उसको उठा के फोर्स लगा के कहीं दूसरी जगह ना डालें, ठीक है। तो ये बोलता है द फोर्स, द लॉ ऑफ परसिस्टेंस ऑफ फोर्स में यही बताता है, ठीक है। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आप और भी, जैसे कि मैं गेंद की एग्जांपल दे देता हूँ, है ना, जिसको आप बाल बताते हो, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, बाल जो है हम अगर ग्राउंड में फेंकते हैं या कहीं पे डालते हो उसको, आप देखोगे वो तब तक नहीं रुकता जब तक नहीं आगे से उसको कोई ना कोई फोर्स क्या करती है, रोकती है। तो इस लॉ का यही मतलब है, इसके कहने का यही, या ये जो लॉ है इसमें यही बताता है कि जब तक ना उस पर कोई दूसरी फोर्स नहीं लगाई जाती है तब तक वो क्या है, अगर वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहती है, और अगर वो क्या है, रुकी है तो वो क्या करती है, वो उस पर वो रुकी ही रहेगी जब तक नहीं हम उसको एक जगह से दूसरी जगह डालें, जैसे कि मैंने किताब की एग्जांपल दे दी, ठीक है। और सेकंड क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। सेकंड लॉ स्टेट्स मैटर इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। मैटर एज अ फॉर्म एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी इज़ नेवर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इसके बोलने का क्या मतलब है कि ये कोई भी जो मैटर है, कोई भी जो पदार्थ है जिसको आप बोलते हो, पदार्थ ही बताता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी मैटर है, कोई भी थिंग्स है, कोई भी सब्सटेंस है, वो क्या है, बोलता है वो क्या है, इज़ नेवर डिस्ट्रॉयड, इट मे अंडरगोज चेंजेस इन फॉर्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ड्यू टू एवोल्यूशनरी प्रोसेस में उसकी वजह से क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खाली उसकी जो फॉर्म्स है उसमें चेंजेस आते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। हाउएवर द फंडामेंटल नेचर ऑफ मैटर रिमेन्स अनचेंज। अगर उसका हम बेसिक यूनिट देखें या बेसिक फंडामेंटल चीज़ देखें, वो क्या रहेगी, वो अनचेंज रहेगी, वो वैसा ही रहेगा। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द वर्ल्ड आर कंजर्व्ड, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जो उसका बेसिक फंडामेंटल है, जो भी फंडामेंटल्स है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है। फंडामेंटल नेचर उसका अनचेंज रहेगा, वो क्या होगा, वो उसके जो फॉर्म है उसमें चेंज होगी, वो ना क्रिएट ना डिस्ट्रॉय होगा। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखते हो, एग्जांपल देता हूँ उसमें मैं पानी की, वाटर की एग्जांपल इसमें सही रहेगी। आप देखते हो उसमें वेपोरेशन का प्रोसेस रहता है, आसमान में चला जाता है, आप देखते हो वो बर्फ़ बन जाती है, ठीक है, बादल बन जाते हैं, बर्फ़ बन जाते हैं, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, फॉर्म्स मीन्स के पानी से बर्फ़ बन गया। बट जब हम उसको फिर से वापस देखते हैं, ज़मीन पे आता है, फिर कहीं ना कहीं वो क्या, अपना जो बेसिक, उसका जो बेसिक फंडामेंटल नेचर था वो उसका क्या रहता है, रिमेन्स अनचेंज रहता है, वो फिर से पानी ही बन जाता है ना। बर्फ़ पिघलती फिर से पानी ही बन जाती है, उसकी फॉर्म चेंज होगी, पानी से वो बर्फ़ बन गया, लेकिन एज अ बेसिक जो फंडामेंटल नेचर है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, ठीक है। यही बता रहा है कौन, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, एवोल्यूशंस के बारे में, कि कोई भी एवोल्यूशंस होता है लेकिन उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो उसका बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या रहता है, वो रिमेन्स अनचेंज रहता है, फंडामेंटल नेचर, ठीक है।
एंड थर्ड वाला जो है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मोशंस, ठीक है, ये कंटिन्यूटी से ही समझोगे इसमें क्या बोलता है। द थर्ड लॉ स्टेट दैट मोशन इज कंटिन्यूस एंड नेवर कंप्लीटली डिसिपेटेड, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, इसकी वजह ये इसके बोलने का क्या मतलब है कि जो भी ये मोशंस है, जो भी ये पदार्थ है या कोई भी चीज़ है, द लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मोशंस के हिसाब से क्या रहता है, हमेशा वो कंटिन्यूस ही रहता है, ठीक है, मतलब हमेशा जब तक नहीं उस पर कोई बाहर का फोर्स ना लगे तब तक क्या रहता है, वो चेंज होता रहता है, विकास होता रहता है, डेवलप होता रहता है। एवोल्यूशंस की बात करें तो उसमें क्या है, डेवलपिंग होती रहती है। ऑल्दो देयर में बी चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ मोशन, ठीक है, form of motion, these changes give rise to stage in the evolutionary process. Motion persists perpetually in the world and all things continue to in motions, ठीक है, उनका यही बोलने का मतलब है कि जब तक नहीं, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि जब तक ना कोई उस पर बाहर से कोई उसको दूसरी फोर्स ना रोके तब तक क्या रहता है, ये मोशंस में ही रहता है, ठीक है, ये कंटिन्यू क्या आपको चेंज होते हुए देखने को मिलता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एवोल्यूशंस होते हुए देखने को मिलता है। या आप देखोगे जैसे कि फिर से मैं इसमें अगर एग्जांपल मांगोगे फिजिकल एवोल्यूशंस की बात कर रहा है तो आपको मैं बाल की ही एग्जांपल दूंगा। आप देखोगे जब भी हम उसको फेंकते हैं, सिंपल सी बात है, तब तक वो आप ग्राउंड में भी फेंकोगे या कहीं पर भी फेंकोगे, आप देखना वो तब तक चलता ही रहेगा, मोशन में रहेगा, जब तक नहीं उसको कोई ना कोई कहीं ना कहीं रोके उसको, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स क्या करती है, उसको रोकती है, ठीक है, तो इसी को बोलता है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मोशंस, ठीक है। इसी के तहत इसने 4 सेकेंडरीज लॉ भी दिए थे, ठीक है, किसके, लॉ ऑफ एवोल्यूशंस के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है आपको पता होने बहुत ज़्यादा। हार्मोनी क्या होता है, हार्मोनी आपको पता है, यूनिटी की बात करता है, ठीक है, यूनिटी की बात करता है, या बोलो तो बैलेंस बना के रखने की बात करता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, हार्मोनी की बात करते हैं, ठीक है, हार्मोनी ऑफ ऑल लॉज बोलता है, हर एक लॉज में क्या है, कहीं ना कहीं हार्मोनी होती है, ठीक है, कोई भी नियम है, कोई भी चीज़ है, उसमें कहीं ना कहीं आपको हार्मोनी भी देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर के हिसाब से क्या है, स्पेंसर क्या बताता है, बोलता है एम्फेसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मोनी अमंग ऑल लॉज अमंग द लॉज ऑफ एवोल्यूशन। ही आर्ग्यू दैट दीज लॉज शुड कंट्राडिक्ट ईच अदर बट इंस्टेड डिमॉन्स्ट्रेट अ कंसिस्टेंट एंड ऑर्डरली रिलेशनशिप अमंग डेफिनेट फिनोमेना इन द वर्ल्ड, है ना। अगर हम स्पेंसर के हिसाब से बोलें तो इसका यही मानने का, इसका बोलने का मतलब है कि जो भी डेवलपमेंट है, जो भी एवोल्यूशन है, ठीक है, विकास जो भी है, वो एक क्या है, एक दूसरे के मतलब अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, जिसको आप अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ये बोलता है इस हाउस में क्या बोलता है, शुड कंट्राडिक्ट ईच अदर बट इंस्टेड डिमॉन्स्ट्रेट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आपस में ही मतलब मिलके हर एक लॉ क्या है, डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ एवोल्यूशंस की बात करता है। जैसे कि आप एग्जांपल देता हूँ मैं, आप देखोगे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है जिसकी क्या है, आपको देखने को मिलती है जड़ें जो होती हैं नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है, हम बोलेंगे हार्मोनी है उसमें। अब वो जड़ें नीचे की तरफ हैं और गहरी जाती हैं, लेकिन पत्ते जो हैं वो क्या हैं, ऊपर की तरफ और बढ़ते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों का कोई आपस में कंट्राडिक्शन, ये है क्या बोलते हैं, अगेंस्ट काम कर रहे हैं, नहीं, दोनों का अपना अपना काम है और दोनों हार्मोनी, यूनिटी दिखा रहे हैं आपको, है ना, यूनिटी देखने को मिलती है ना, एक दूसरे के जो साथ में क्या कर रहे हैं, हार्मोनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ को क्या कर रही है, मजबूत बना रही है, जड़ें भी पेड़ को मजबूत बना रही है, पेड़ कहीं ना कहीं वो पत्ते भी उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों क्या है, हार्मोनी में रह रहे हैं, ठीक है, यूनिटी में रह रहे हैं। तो यही बोलने का मतलब है कि हर एक लॉज जो है वो क्या है, हार्मोनी है, ठीक है, हार्मोनी ऑफ ऑल लॉज हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है, कोई भी लॉज नहीं है कि हम बोलेंगे कि वो क्या है, कंट्राडिक्ट है, या लॉ शुड बी कंट्राडिक्ट है, ठीक है, ये आर्ग्यू दैट दीज लॉज शुड बी कंट्राडिक्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ में यूनिटी में काम करते हैं, यही बोलने का मतलब है। सेकंड बोलता है प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मल चेंजेस एंड कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी। तो मैंने पहले भी समझाया आपको, फॉर्मेलिटी मीन्स के फॉर्म्स में चेंज होती है। इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन मैटर एंड मोशन डू नॉट अंडरगो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो डिस्ट्रक्शंस पे नहीं है, रेदर दे अंडरगो चेंजेस इन देयर फॉर्म वाइल मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट क्वांटिटी। द फोर्स एलिमेंट ऑफ मैटर मोशन आर नॉट लॉस्ट बट रेदर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट मैनिफेस्टेशन। जैसे कि आपको मैंने पानी की एग्जांपल दे दी, ठीक है, आप देखते हो पानी से हम बर्फ़ बना देते हैं, ठीक है, फॉर्म में चेंज आ गया, वो वाटर था, वाटर से हमने बर्फ़ बनाती, तो उसके फॉर्म में चेंज आ गई, और फिर फॉर्म में चेंज आती है, बट वो अपने जो उसका जो फंडामेंटल नेचर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर आप उसको देखोगे फिर से वो पानी ही बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बर्फ़ से आप कुछ नई चीज़ बनाओगे फिर उसका जो बेसिक फंडामेंटल नेचर है वो चेंज हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वही ये भी बताता है कि दे अंडरगोज चेंजेस इन देयर वाइल मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, द फोर्स एलिमेंट्स ऑफ मैटर एंड मोशंस आर नॉट लॉस्ट, ठीक है,
बट रेदर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो ट्रांसफर होता है, वो लॉस्ट नहीं होता, अपना बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स का सेम रहता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है। पानी का जो बर्फ़ का जो आप एक छोटा बर्फ़ का टुकड़ा पिघलाकर हम फिर से क्या कर सकते हैं, उसको पानी में बदल सकते हैं ना। तो ये क्या बोलता है वो क्या है, वो खाली अपना रूप बदलता है ना, फॉर्म्स में चेंजेस आती हैं, बाकी वो कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी में रहता है अपने, ठीक है। आपने देखा वो मैनिफेस्टेशन में मीन्स कि आपको उसको ट्रांसफॉर्म होते देखने को मिल गया बर्फ़, बट कहीं ना कहीं उसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है या फंडामेंटल नेचर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये थर्ड लॉ बोलता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस और ग्रेट अट्रैक्शन। तो लीस्ट अट्रैक्शन, और इसमें क्या बोलता है द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, है ना। लीस्ट रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस होता है विरोध करना, ठीक है, या बाधा में डालना जिसको आप बोलते हो। तो बोलता है लीस्ट रेजिस्टेंस करता है वो, ठीक है, लीस्ट होता है कम से कम, और ग्रेट अट्रैक्शन, ठीक है। तो ऑल फोर्सेस एंड एलिमेंट्स मूव अलोंग द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड ग्रेट अट्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल में क्या दे दूँ मैं आपको, जैसे आप पानी को देखते हो, है ना, लीस्ट रेजिस्टेंस, वो अपनी ही लाइन में चलता है, लाइन इन द सेंस बोलो तो जैसे कि आप पानी को हमेशा क्या देखते हो, नीचे की ओर बहते हुए देखने को मिलता है आपको, है ना, पहाड़ों से या कहीं से भी नीचे की ओर चलता है ना। ऐसा कभी नहीं है कि पानी आपको ऊपर की ओर बहता हुआ दिखेगा। आप खुद से भी कभी ट्राई कर दो, आप देखो जहाँ पे नीचे की वो है, तो वो अपना क्या है, रेजिस्टेंस जो है, लीस्ट रेजिस्टेंस है ना, बाधा नहीं डालता है, तो आप देखते हो। और ग्रेट अट्रैक्शंस भी रहती है, ऑल फोर्सेस एंड एलिमेंट्स आर अलोंग द लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एंड ग्रेट अट्रैक्शन, जिसमें आप क्या है, एक लीस्ट अट्रैक्शन तो मैंने ये बता दिया आपको, लेकिन इसमें आप देखोगे ग्रेट अट्रैक्शन एक और चीज़ है। इसी तरह अगर आप बात करोगे पेड़ की जड़ें भी हमेशा क्या होती हैं, गहराई में जाती हैं, है ना। तो ये क्या रहता है, ये कहीं ना कहीं आपको ग्रेट अट्रैक्शंस भी देखने को मिलती है। तो इसमें यही बोलने का मतलब है इसका कि जो मतलब हर कोई जो भी अपना ये नियम जो है, नियम की बात करें, क्या करता है, अपने अपने विकास की जो इसकी दिशा है हमेशा उसमें ही रहता है, ठीक है। जैसे कि आपको देखने को मिला कि पानी का जो है अपनी ही एक धारा में, अपनी ही उसमें लाइन में, या जिसको आप रेखा बताते हो, लाइन, उसमें चलता है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि वो लीस्ट रिस्ट्रिक्शन एंड लीस्ट रेजिस्टेंस, और जिसको आप ग्रेट अट्रैक्शन में देखने को मिलता है ना। जैसे कि आपको पानी हमेशा नीचे की तरफ अपनी ही लाइन में, है ना, जड़ें भी आपको अपने ही नीचे देखने को, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर के लिए जड़ें निकलती हैं पेड़ की, कभी नहीं, या पानी पीछे के लिए चल रहा है, ऐसा कभी हुआ है, कभी नहीं, ठीक है। तो वो हमेशा अपने ही लीस्ट रेजिस्टेंस में चलता है, ठीक है। ऐसे ही एवोल्यूशंस भी क्या है, इसके बोलने का यही मतलब है, कहीं ना कहीं एवोल्यूशंस की ही बात करता है कि एवोल्यूशंस भी क्या है, वो भी लीस्ट अट्रैक्शंस और ग्रेट, ये लीस्ट रेजिस्टेंस और ग्रेट अट्रैक्शंस है ना, अपनी ही एक लाइन में चलता है, वापस नहीं जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कम्प्लेक्स सोसाइटी से आपको सिंपल सोसाइटी देखने को मिलेगी, या ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप ये समझाना यही चाहता है कि एवोल्यूशंस जो होता है वो ऐसे ही चलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है एवोल्यूशंस में आपके जो बेसिक्स फंडामेंटल यूनिट्स हैं या फंडामेंटल नेचर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, नहीं, ये फिजिकल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से सोशल एवोल्यूशन को ही समझाना चाहता है, कि जैसे कि उसमें आप देखते हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसे ही सोसाइटी भी आपको कहीं ना कहीं एवोल्यूशन होते देखने को मिल रही है। अगर मैंने आपको बताया कि लीस्ट रेजिस्टेंस और ग्रेट अट्रैक्शंस है, तो आपको सोसाइटी में हमेशा यही देखने को मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो अब जिसको हम पुराने, अब जैसे हम कास्टिज़म पे ही बात करें, तो आप देखोगे जो पुराने टाइम से कास्टिज़म में जितनी बाधाएं थी, जितनी रुकावटें थी, अब उतनी नहीं आ रही हैं, है ना। लेकिन वैसे ही हम और भी बहुत सी चीज़ें जो ट्रेडिशंस हम मानते थे, आप कहीं ना कहीं एवोल्यूशन होते देखने को मिल रहा है, लीस्ट से ग्रेट जा रहे हैं, या सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, है ना, होमोजेनिटी से हीटेरोजेनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। उसी चीज़ के बारे में बात करता है। वैसे ही अब फोर्थ वाला बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल मोशंस, है ना। तो आप देखते हो ग्रेजुअल मोशंस, ऐसे सोचने वाली बात ही है कि आप देखते हो इसमें कहीं ना कहीं फॉर एवोल्यूशन मोशन इज़ एसेंशियल, है ना। ऐसा नहीं है कि जो मोशन है वो ज़रूरी नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एसेंशियल्स है, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट मोशन शुड बी एट वन लेवल ऑल द टाइम। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको एक ही तरह देखोगे या वो एक ही लेवल पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। एवोल्यूशन भी क्या बोलता है, इट मे बी स्पीड अप भी हो सकता है या स्लो डाउन भी हो सकता है ना। एवोल्यूशन या जो डेवलप है, एवोल्यूशन का मतलब आपको क्लियर है, तो फिर मुझे बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा कि विकास है ना। एवोल्यूशन का मतलब ही है विकास, या टू डेवलप या टू अनफोल्ड। तो उस चीज़ों को क्या बोलता है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें जो विकास की ओर जा रही हैं वो आराम से ही चले या एक ही लाइन में चले, है ना। वो कहीं ना कहीं क्या होता है, अपना अपना एक लेवल होता है, हो सकता है स्पीड से भी हो, स्लो डाउन भी हो सकती हैं, ठीक है। ऑल फिनोमेना इन नेचर हैव देयर ओन पर्टिकुलर रेट एंड रिदम ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्यूरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हर किसी का क्या है, अपना एक रिदम है, अपना एक
ड्यूरेशन है डेवलपमेंट का, ठीक है। जैसे कि अगर एक बच्चे की बात करूं, आपको पता है, हर एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि आप छोटे बच्चे को देखते हो, आप उसमें डेवलपमेंट देखते हो, उसमें बड़ा टाइम लगता है। लेकिन वहीं आप पेड़ को देखोगे तो वो एक बच्चा 3 साल में कितना ही बन सकता है, मतलब ना के बराबर। मतलब मान के चलो, पेड़ के हिसाब से अगर कंपेयर करूँ मैं, तो अपने अपने हिसाब से क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, अपने अपने हिसाब से डेवलपमेंट होती है। एक छोटी सी एग्जांपल पेड़ और बच्चे को कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं। जैसे कि आप देखते हो सोसाइटीज़ में बच्चा, ठीक है, बच्चे को 25 साल हो जाते हैं, ठीक है, मान के चलो 25 साल में कितना बड़ा हो जाता है। या अभी आप जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हो, आपको कितनी कितनी आपके 20 ईयर्स में हो, या 19-20 ईयर के हो, या 18 के हो, तो 18 साल आप किसी पेड़ को देखोगे एज़ कम्पेयर टू, आपसे कंपेयर करूँगा तो उसका जो एवोल्यूशन है उसमें तो वो तो आपसे काफ़ी बड़ा, 20 साल जिस पेड़ को हुए होंगे तो वो तो काफ़ी बड़ा होगा। तो इसीलिए जो भी इमोशंस होता है या जो भी एवोल्यूशन होता है वो एक लेवल पे नहीं होता हर टाइम, ठीक है। हो सकता है कहीं पे इट मे बी स्पीड अप और स्लो डाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थे क्या 4 सेकेंडरीज लॉस ऑफ एवोल्यूशन, किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताए थे। 3 बेसिक्स के बारे में भी बताया। तो ये कौन सा एवोल्यूशन था, फिजिकल एवोल्यूशन। तो सेकंड क्या है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, पहला उसने फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में बात की, फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे बात की है, ठीक है। उसके बाद उसने सोशल एवोल्यूशन पे भी बात की है। तो स्पेंसर अडॉप्ट हिज प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम नेचरलिस्टिक चार्ल्स डार्विन। ये जो कंसेप्ट है, मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है एवोल्यूशन का, उसने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से लिया था। और डार्विन जो है उसने डेवलप किया था कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इन, किस में उसने बताया था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, 1859 में जो लिखी बुक। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेंसर द sociological giant of the second half of the 19th century was enamored by social Darwinists, ठीक है। उसने ये जो लिया था, ये जाइंट मीन्स विशाल, जो ये कंसेप्ट है सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, उसी से लिया था, सोशल डार्विन से, ठीक, याद रखना, जिसमें उसने सोशल डार्विनिज्म की बात की थी। अब ये जो सोशल डार्विनिज्म है, ये दूसरा कंसेप्ट है उसका, आपको बता दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपने सेकंड जो कंसेप्ट है आपका वो यही वाला है, ठीक है। तो स्पेंसर बिलीव्ड इन द डॉक्ट्राइन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। ये उसने ये क्या बोलते हैं, क्या बताया था इसमें, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल्स आपके कॉलेज से ही है, आपके कॉलेज इन द सेंस की किश्तवाड़ कॉलेज में एक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स है, मैं बता दूंगा। पहले हम थोड़ा इसका थ्योरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूँगा, वो भी किश्तवाड़ कॉलेज में हुई, आपकी आंखों देखी एग्जाम्पल है, जो 3rd सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे, अगर उनको ये याद होगा तो पक्का बता दूंगा मैं कि, और वो कमेंट भी करेंगे कि हाँ सर ऐसा देखा था हमने, और अभी भी देख रहे हो कि वहाँ पे क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द बिलीफ दैट एनिमल मस्ट एंगेज इन अ स्ट्रगल टू एंश्योर देयर सर्वाइवल, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग टू ये हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में क्या बोलता है, वो बोलता है एंश्योर देयर सर्वाइवल, दिस स्ट्रगल इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बट परमिट्स एवरी एस्पेक्ट्स, ठीक है। उसका जो परमिट्स है, जो प्राथमिक है, ठीक है, उस पर हर एस्पेक्ट्स पे क्या बोलता है इज़ नॉट लिमिटेड, दिस स्ट्रगल इज़ नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और वो एंश्योर करता है, देखो आपको स्पेंसर ने सर्वाइवल द फिटेस्ट बताया है, तो इसमें आप देखोगे सोसाइटीज़ में वही सर्वाइव कर सकता है, उसके बोलने का क्या मतलब है, वही सर्वाइव करेगा जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वही सर्वाइव करेगा जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स है, जो क्या करता है अकॉर्डिंग टू जो कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू जैसी चेंजिंग सोसाइटीज़ में हो रही है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो इसकी सर्वाइवल द फिटेस्ट की एग्जांपल आपके कॉलेज किश्तवाड़ कॉलेज की ये है कि वहाँ पे कुत्ते के बच्चे थे, ठीक है, कुत्ते के बच्चे थे, और आई थिंक 5-6 थे कि कितने थे एग्जैक्टली, मेरे को काउंटिंग तो याद नहीं है। अब उसमें से एक ही बचा है, ठीक है, एक ही बच्चा है, और बाकी जो हैं बाकियों की डेथ हो गई है, ठीक है। तो वैसे ही आप ये हर्बर्ट स्पेंसर के साथ रिलेट करोगे, वो भी यही वो सबसे मतलब बड़े थे, अपने फैमिली में बच्चे थे, बट वो जो बाकी के 9 थे वो उनके बच्चे नहीं थे, ठीक है, उन सब की डेथ हो गई थी। तो उनका यही मानना था कि सोसाइटी में सर्वाइव वही करेगा जो स्ट्रॉन्ग है। तो आप देखो उसने अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज़ जैसी जैसी चेंजिंग आती गई, उसने अपने आप को चेंज करता गया, मतलब उसी के अकॉर्डिंग चलता रहे, जो वीक रहा वो हमेशा एलिमिनेट हो जाता है। तो वैसे ही वहाँ पे भी देखोगे जो कमज़ोर थे, जो नहीं सर्वाइव कर पाए, वो सारे कहीं ना कहीं आपको डेथ होते हुए देखने को मिली, उन सब की डेथ हो गई, और एक ही वहाँ पे डॉग
जो है उनका वो जो बच्चा है वो अभी सर्वाइव किया है, और अभी एक ही बच्चा है वहाँ पे जो उधर पे सर्वाइव किया है। तो ये सर्वाइवल द फिटेस्ट का मतलब है, ठीक है। स्पेंसर सेज ओनली द स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल सर्वाइव, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है। मैंने तो एग्जांपल उस डॉग की दे दी, ठीक है, उस डॉग के बच्चों की दे दी जो वहाँ पे थे, ठीक है। ओनली द स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल सर्वाइव एंड इवॉल्व एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्ग हु मेक प्रोग्रेस, ठीक है। ग्रेजुअली द वीक आर एलिमिनेटेड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ही उसका क्या करता है, वो भी वो अकॉर्डिंग टू वो प्रोग्रेस करता है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटीज़ वो अपने आप को चेंज करता है, जो जो चीज़ें नीड के हिसाब से वो अपने आप को चेंज करता है। तो उसके यही बोलने का मतलब है कि जो वीक है, जो सोसाइटी में जो उस वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए, वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। A strong individual possess the capability to adopt the continuously changing environment conditions, ठीक है। जो strong होता है वो हमेशा क्या है, जैसे जैसे environmentally conditions होती हैं वैसे उसी हिसाब से क्या होता है, वो खुद को भी उसमें डालना स्टार्ट कर देता है, उसी हिसाब से वो चेंज होता है, ठीक है। तो यही बोलता है सर्वाइवल द फिटेस्ट, बोलता है सोसाइटी में वही सर्वाइव करेगा जो सोसाइटी में फिट है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल सर्वाइव एंड इवॉल्व, ठीक है। और जो वीक है वो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका सोशल एवोल्यूशन, ठीक है। सोशल एवोल्यूशन कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि सोशल एवोल्यूशन क्या है, ठीक है। एवोल्यूशन पूछा तो फिर तो ये सारा ही है, तो अगर शॉर्ट में सोशल एवोल्यूशन पूछा तो फिर ये भी बहुत है, ठीक है। तो सोशल एवोल्यूशन पे क्या है, अब जो समाज का एवोल्यूशन है, ठीक है। अभी तक हमने फिजिकल एवोल्यूशन पे देखा, मैटर्स के रिलेटेड, फिर हमने देखा इंसानों का एवोल्यूशन, ह्यूमंस का एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है, चाहे एनिमल इंसान जिसका भी एवोल्यूशन देखा, और उस पर बताया कि सर्वाइवल द फिटेस्ट है ना। फिजिकल एवोल्यूशन में कुछ लॉज दिए, कुछ प्राइमरी लॉज थे, 3 प्राइमरी लॉज बताए, 4 सेकेंडरीज लॉज बताए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। तो वैसे ही सोशल एवोल्यूशन पे समाज का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। हर्बर्ट स्पेंसर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सोशियोलॉजी लाइज इन द थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन, ठीक है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटीज़ में वो क्या है, असल में सोशल एवोल्यूशन ही बात करना है। बस सोशल एवोल्यूशन को लेके उसने 2 एवोल्यूशंस पे और बात की, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बारे में भी उसने इसीलिए बताया कि ताकि हम सोशल एवोल्यूशन समझे, ठीक है। lies in this theory of social evolution which he developed to apply the principle of physical and biological evolutions, ठीक है, याद रखना। in the realm of physical evolution Spencer observed a progression from an indefinite and incoherent state to the definite and coherent state, ठीक है। ये भी इसमें क्या बोलता है अगर हम बात करें फिजिकल एवोल्यूशन की, स्पेंसर ने क्या ऑब्जर्व किया था, क्या पोजेस किया, क्या प्राप्त किया है ना, या क्या चीज़ें उसने देखा, उसने यही बताया, ऑब्जर्व किया, बोला कि फ्रॉम एन इंडेफिनिट एंड इनकोरेंट स्टेट टू डेफिनेट एंड कोरेंट स्टेट, है ना। जो असीमित था, जो सही नहीं था, जो इंडेफिनिट था सोसाइटीज़ में, उधर से हम कहाँ आगे डेफिनेट में आए हैं, ना। एवोल्यूशन का मतलब ही है विकास होना या डेवलप होना, है ना, टू डेवलप या टू अनफोल्ड है वो सारी चीज़ें। एडिशनली ही रिकॉग्नाइज 2 अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एवोल्यूशन, ठीक है। और उसने देखो अपने फिजिकल एवोल्यूशन में उसने 2 एवोल्यूशंस की बात की, जिसमें उसने मूवमेंट फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स बताया, है ना। होमोजीनी टू मूवमेंट किसकी बताई, होमोजीनस टू हेटेरोजीनस की बात की, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर एक्सप्लेनेशन सोशल एवोल्यूशन, अब सोशल एवोल्यूशन में क्या बोलता है, सोशल एवोल्यूशन ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। सोशल एवोल्यूशन किससे इंस्पायर होकर बोलता है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से, पार्टिकुलरली द कंसेप्ट ऑफ एडॉप्टेशन, ठीक है, किससे, जो भी एडॉप्टेशन होता है, ठीक है, जो भी उसने एडॉप्ट किया। इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन इफेक्टिवली एडजस्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांस आर एबल टू सर्वाइव इन द स्ट्रगल ऑफ आर एग्जिस्टेंस। इसके बोलने का यही मतलब है कि सोसाइटी में, समाज में वही इंसान वही सर्वाइव कर सकता है जो क्या है, फिट है, सोसाइटीज़ में रहने के लायक है, जो सोसाइटी के लिए क्या है, फिट है, सर्वाइवल द फिटेस्ट, है ना, जो स्ट्रगल कर सकता है एग्जिस्टेंस वहाँ पे रहने के लिए, उसी के लिए बताया इसने सर्वाइवल द फिटेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या बताया, स्पेंसर थ्योरी सोशल एवोल्यूशन आइडेंटिफाई की है 2 स्टेजेस, मूवमेंट फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सोसाइटी एंड चेंजिंग फ्रॉम मिलिटेंट सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ठीक है। सोशल एवोल्यूशन में उसने ये 2 सोसाइटीज़ की बात की है। मैं आपको ये 2 सोसाइटीज़ जो है, इन सोसाइटीज़ के बारे में जो टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन थी, मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखी है क्योंकि ये 2 सोसाइटीज़ आपकी ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन है। जो आपका 3rd सब यूनिट है थ्योरीज ऑफ ये टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़, आई थिंक कुछ ऐसा करके, उसमें ये सोसाइटीज़ मेंशन है, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से नोट्स बनाए, वो आप इसमें सोशल एवोल्यूशन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बोलने का यही मतलब है कि कैसे एक सिंपल सोसाइटी कैसे कंपाउंड बन जाती है, ठीक है, कैसे एक कंपाउंड बन जाती है, और मिलिटेंट सोसाइटी जो है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वो कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ होती है, ठीक है, कैसे चेंजेस उसमें आती हैं, ठीक है। एक मूवमेंट है और एक चेंजेस है। तो हर्बर्ट स्पेंसर अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड रिलियम ऑफ सोशल एवोल्यूशंस, ठीक है। इसी के बेसिस पे, इसी के उस पर क्या वो फिजिकल और एवोल्यूशंस पे वो प्रिंसिपल अप्लाइड करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। वैसे फिर क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं,
ठीक है। इसका कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या बोलता है वो, इसमें सबसे पहले बोलता है अकॉर्डिंग टू सम सोशल थिंकर्स, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म किया है तो क्रिटिक ही होगा किसी चीज़ का अगेंस्ट, किसी थिंकर्स ने बताया कि उसने क्या चीज़ें नहीं की है या ये नहीं दिया है इसमें, तो वैसे ही क्रिटिसाइज होता है, ठीक है, जो अगेंस्ट बात करते हैं। Herbert Spencer theory is criticized for its lack of practicability and realism, ठीक है। They argue that there are still tribes and aboriginals today that do not exhibit any sign of evolution, ठीक है। तो इसमें यही बोलने का मतलब है कि उसने बोला कि उसकी जो थ्योरीज है वो प्रैक्टिबिलिटी नहीं है, ठीक है, उसमें, और रियलिज्म भी नहीं है, ठीक है, याद रखना ये। और सेकंड क्या है, और दूसरा बोला है कि अनदर क्रिटिसिज्म लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन स्पेंसर थ्योरी, ठीक है। इट इज़ नॉट फिजिबल टू एक्सपेक्ट अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ सोशल एवोल्यूशन इन ऑल सोसाइटीज एज अ फैक्टर एंड सर्कमस्टांसेस इन्फ्लुएंसेस एवोल्यूशनरी वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू अनदर। तो इसके बोलने का यही मतलब है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या बनता है इनका कि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। और क्या बोलता है, इट इज़ नॉट फिजिबल, और ये फिजिबल भी नहीं है, उचित भी नहीं है ना, सही भी नहीं है, टू एक्सपेक्ट अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ सोशल एवोल्यूशन ऑल सोसाइटीज़, है ना, ये उचित नहीं है कि हर एक सोसाइटीज़ का जो एवोल्यूशन है वो इसी बेसिस पे हुआ हो, जैसे कि वो बताते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि क्योंकि वो आपके सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन था, इसलिए मैंने उसके लिए अलग से लेक्चर बनाया है, ठीक है, सोसाइटीज़ का, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके सिलेबस के लिए अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है, और CUET जिसने देना है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसके वो सोसाइटीज़ प्रॉपर अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में आपको आ जाएगी, ठीक है। तो बोलता है ये ज़रूरी नहीं कि हर एक सोसाइटी का जो एवोल्यूशन है वो एक ही जैसा हुआ हो, ठीक है, हर जो एवोल्यूशन है वो वेरी करता है एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटीज़ में, है ना। हो सकता है जैसे एवोल्यूशन उस सोसाइटीज़ में हुआ वैसे दूसरी किसी सोसाइटीज़ में हुआ ही नहीं हो, ठीक है। और थर्ड क्रिटिक क्या है इसका, बोलता है क्रिटिक पॉइंट आउट दैट मेयर सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट सफिशिएंट फॉर ह्यूमंस, ठीक है। जैसे कि अभी तक इसने बताया कि सर्वाइवल द फिटेस्ट है ना, बोलता है खाली वो उसका एग्जिस्टेंस होना ही खाली इंसान के लिए काफ़ी नहीं है। ह्यूमन सोसाइटी एनकम्पासेस क्वालिटीज़, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें सर्वाइव करने के लिए सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है जो चीज़ें, और भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। खाली ये नहीं कि बस वो एग्जिस्टेंस करेगा या फिट है तो बस खाली फिट है स्ट्रांग है तो वही नहीं, सच एज ए सिंपैथी, उसके अंदर हमदर्दी, कृपा, सैक्रिफाइसेस, काइंडनेस, है ना। काइंडनेस तो आपको पता है जिसको आप बोलते हो दयालुता, जिसको आप बोलते हो ना दया होना, एंड लव विच गो बियॉन्ड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। इस चीज़ के लिए भी कहीं ना कहीं इंसान क्या करता है, स्ट्रगल करता है एग्जिस्टेंस, सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करने के लिए। तो ये इसके क्रिटिक्स हैं, क्रिटिसिज्म है, ठीक है। तो यही था आपका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस में आपका जो सोशल एवोल्यूशन है इसमें आपको सिर्फ एक दो चीज़ें और ऐड करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। वो क्या है, वो सोशल थ्योरी के अकॉर्डिंग मूवमेंट फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सोसाइटीज़ और चेंज फ्रॉम मिलिटेंट सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बता दूंगा, ठीक है। वो चीज़ें इसमें ऐड करनी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बाकी आपका जो एवोल्यूशन है वो फिजिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, सोशल एवोल्यूशन, ठीक है, वो इतना ही है। थैंक यू। समझ आया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है।